फिल्म की शुरुआत में एक आदमी सुरक्षा वाले कपड़े पहनकर बर्फ से ढकी सुनसान जगह पर चल रहा है। जहां तक उसकी नजर जाती है बस जमी हुई लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। एक अजीब बर्फीले तूफान ने पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और कौन सोच सकता था कि यह तो धरती पर एक रहस्यमय प्रजाति का पहला हमला था। जो लोग बच गए हैं उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां एक छोटी नाव में समुद्र में छुट्टियां मना रही हैं। जैसे ही वो जश्न मनाते हुए गिलास उठाती हैं, उनके पीछे का किनारा अचानक अंधेरे में डूब जाता है। फिर आसमान से एक चमकीली हरी रोशनी गिरती है। लड़कियों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। जब वो हैरान हो रही थीं, तभी समुद्र में जोरदार तूफान आ जाता है। उनमें से एक नाव चलाने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए हैं। तभी बाहर उनके दो साथी अचानक गिर पड़ते हैं। लड़की डर से कांपने लगती है और खिड़की से बाहर देखती है तो एक बर्फ का टुकड़ा आसमान से गिरता हुआ दिखाई देता है। इसके दूसरी तरफ अर्जेंटीना के एक शहर की सड़कों पर बहुत सारे लोग एक चौराहे पर जमा होकर बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में अभी तक बिजली नहीं आई है। ये हालत 3 दिन से चल रही है और सब लोग बहुत गुस्से में हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है और सिर्फ आने जाने वाली गाड़ियों को वापस मोड़ रही है। गाड़ी में बैठा हुआन हंसते हुए अपना सिर हिलाता है। वो तो अपने दोस्त के घर पार्टी में जा रहा था, लेकिन अब उसे घूमकर जाना पड़ेगा। दोबारा एक चौराहे से गुजरते हुए उसे बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाते जाती हुई दिखाई देती हैं। इससे हुआन को थोड़ा अजीब लगता है। अपने दोस्त के घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि शहर के एक बिजली के स्टेशन में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास ही एक एस्बेस्टस की फैक्ट्री भी है। ये चीज जलने के बाद बहुत जहरीली गैस पैदा करती है, इसलिए इतनी सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही थीं। अपने शक को दूर करके हुआन अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने लगता है। मेज पर बैठे चारों लोग 30 साल से दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस बीच में शामिल हुआ एक नया लड़का थोड़ा अलग थलग दिख रहा है। वो इधर उधर देख रहा था और उसे घर के मालिक का संभाल कर रखा हुआ एक गैस मास्क मिल जाता है। जब सब लोग मजे से खेल रहे होते हैं, तभी ऊपर की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। हैरानी की बात है कि यहाँ भी बिजली चली गई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तो आगे होती है। सबके मोबाइल फोन अपने आप बंद हो जाते हैं और घर के बाहर से जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही थीं। तभी घर की मालकिन नीचे भागकर आती है। उसने खिड़की से देखा था कि गैराज का चौकीदार गिर गया है। घर का मालिक बाहर देखने जाने वाला ही था कि हुआन को कुछ गड़बड़ लगती है। खिड़की के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे कण उड़ रहे थे, जैसे बर्फ गिर रही हो, लेकिन अभी तो गर्मी का मौसम है। घर के मालिक को अचानक पहले की खबरें याद आती हैं। क्या ये बिजली स्टेशन की आग से निकली एस्बेस्टस की राख है? शायद गैराज का चौकीदार भी एस्बेस्टस में सांस लेने की वजह से जहरीला हो गया था। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर उसे बचाए। तभी एक कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे टकरा जाती है। सबके मन में एक बुरा ख्याल आता है। वो अपने घर वालों को फोन करके हालचाल जानना चाहते हैं, लेकिन सारे मोबाइल फोन बंद हैं और लैंडलाइन फोन भी काम नहीं कर रहा है। शुक्र है कि घर के मालिक में थोड़ी समझदारी बची हुई थी। उसने सबको सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए कहा ताकि जहरीले कण अंदर न आ सकें। हुआन अपना हाथ खिड़की पर रखता है तो उसे बर्फीला एहसास होता है। बाहर सच में बर्फ गिर रही थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। गर्मी में बर्फ गिरना तो अजीब था ही, लेकिन बर्फ के साथ जहर भी था। उनमें से एक बूढ़े आदमी को अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने एक कोट उठाया और उसे ओढ़कर सबकी मनाही के बावजूद चुपचाप बाहर की ओर चल दिया। सब लोग डर से खिड़की की ओर देख रहे थे। बूढ़ा आदमी कुछ कदम भी नहीं चला था कि वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। जहरीली बर्फ का असर अपनी आंखों से देखकर सब लोग बुरी तरह डर गए। बहुत देर बाद उन्होंने इस कुदरती आफत को सच माना। पूरा शहर धीरे धीरे सफेद बर्फ की चादर से ढक गया। इसमें कोई शक नहीं था कि सड़क पर घूमने वाले सभी लोग मर चुके थे। तभी बेसमेंट से लगातार खटखटाने की आवाज आती है। सब लोग तेल का लैंप लेकर नीचे देखने जाते हैं तो पता चलता है कि कोई दरवाजे के बाहर मदद के लिए पुकार रहा है। घर का मालिक कहता है कि ये दरवाजा सीधा गैराज में खुलता है और इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए उसकी चाबी भी नहीं मिल रही है। सब लोग आपस में सलाह करते हैं और आखिरकार दरवाजा तोड़कर उस आदमी को बचाने का फैसला करते हैं। अंदर आने वाली औरत एक डिलीवरी वाली थी। उसकी साइकिल खराब हो गई थी और वो गैराज में उसे ठीक करके जाने वाली थी। तभी उसने गैराज के चौकीदार को जहरीली बर्फ में गिरा हुआ देखा। हुआन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकलकर एक छोटे रास्ते से होता हुआ पार्किंग तक पहुंचता है। हुआन की कार पास ही खड़ी थी, लेकिन कार की चाबी चौकीदार के कमरे में थी। बीच में एक जगह छत टूटी हुई थी जिससे बर्फ गिर रही थी। घर का मालिक उसे मना करता है कि वो खतरा न ले, लेकिन हुआन उस डिलीवरी वाली लड़की के बारे में सोचता है। उसने टोपी पहनी थी और रेनकोट पहना था, जिसका मतलब था कि अगर बर्फ बच्चा को न छुए तो कोई खतरा नहीं है। हुआन को अपने घर वालों की भी चिंता थी, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। कुछ लोगों की मदद से एक ट्रक को चौकीदार के कमरे के दरवाजे तक धकेला गया।
ड्राइवर की सीट पर बैठे हुआन ने एक लोहे की सीढ़ी निकाली। उसने अपने सिर को एक प्लास्टिक के बैग से ढका और सीढ़ी से उतरकर चौकीदार के कमरे में पहुंच गया। हुआन ने अपनी और अपने दोस्त की चाबियां निकाल लीं। सब ने राहत की सांस ली, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा के बाद कोई भी दूसरे के घर पर नहीं रहना चाहता था। लेकिन जैसे ही हुआन ने चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी में कोई हरकत नहीं हुई। अब सबको समझ में आया कि पहले बिजली का जाना और मोबाइल फोन का बंद होना कोई मामूली बात नहीं थी। जरूर शहर पर किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का हमला हुआ था, जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए थे। लगता था कि हालात उनकी सोच से भी ज्यादा खराब थे, क्योंकि इतनी तबाही मचाने वाली चीज या तो सोलर तूफान हो सकता है या फिर परमाणु बम का धमाका। तभी घर के मालिक को सामने वाले घर में रोशनी दिखाई देती है। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसे डर था कि कहीं वो खिड़की न खोल दे, इसलिए उसने उसे इशारा करके सावधान करने की कोशिश की। लेकिन इस हरकत से बूढ़े आदमी की उत्सुकता बढ़ गई। बूढ़े आदमी ने हैरान होकर खिड़की खोल दी। थोड़ी देर में उसकी पत्नी भी देखने आए और दोनों पल भर में गिरती हुई बर्फ में गिर पड़े। जैसे जैसे सुबह होने लगी, हुआन का चेहरा और भी उदास होता गया, क्योंकि उसकी बेटी को सुबह दौड़ने की आदत थी। ये सोचकर हुआन तुरंत घर जाने की सोचता है। उसके दोस्त उससे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हुआन का इरादा देखकर घर का मालिक उसके लिए सुरक्षा वाले कपड़े बनाने की तैयारी करता है। घर में पहले से ही वाटरप्रूफ कपड़े और गैस मास्क पड़े हुए थे। सब मिलकर जल्दी जल्दी उसे सारे उपकरण पहनाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी कोई भी त्वचा बाहर न रहे। हुआन कोशिश करता है और मास्क में आसानी से सांस आ रही थी। फिर वो बैग उठाकर बाहर की ओर चल देता है। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच हुआन गहरी सांस लेता है और बर्फ पर कदम रखता है। आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है कि यह घर का बना सुरक्षा कवच काम कर रहा था। हालांकि सड़क पर जो भयानक मंजर था वह हुआन की सोच से भी परे था। शायद ही कोई कदम ऐसा था जहां उसे कोई लाश न दिखाई दे। पूरा शहर एक बड़े कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। हुआन का दिल डर से धड़कने लगा। भगवान जाने इस आपदा ने कितने लोगों की जान ले ली थी, क्योंकि यह इतनी अचानक आई थी कि जो लोग उस वक्त बाहर थे उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और हुआन को बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लग रहा था कि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो थोड़ा तेजी से दौड़ता है, जिससे उसका शरीर गर्म हो जाता है और ठंडी हवा का भ्रम दूर हो जाता है। स्टेशन के पीछे के हॉल से गुजरने के बाद अगले ही पल वो ट्रेन की पटरियों पर चल रहा था। लेकिन सामने का दृश्य देखकर हुआन डर से कांप गया। एक ट्रेन पटरियों के बीच में खड़ी थी और उसके चारों तरफ यात्रियों की लाशें पड़ी हुई थीं। शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी जहरीली बर्फ गिरनी शुरू हो गई। हुआन दांत पीसकर आगे बढ़ता रहा। तभी एक डिब्बे से आवाज आती है। हैरानी की बात है कि उसमें बहुत सारे जिंदा लोग छिपे हुए थे। जब उन्होंने हुआन को पास आते देखा तो उन्हें लगा कि फायर ब्रिगेड वाले उन्हें बचाने आए हैं, क्योंकि वो 6 घंटे से यहाँ फंसे हुए थे और उन्हें न तो खाना मिला था और न ही पानी की एक बूंद। हुआन ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। अकेले वो इन लोगों को नहीं बचा सकता था। वो बस इतना कर सकता था कि अपने बैग से पानी की एक बड़ी बोतल निकालकर उन्हें दे दे। आगे उनका जीना मरना उनकी किस्मत पर निर्भर था। पटरियों को पार करने के बाद हुआन जल्दी ही अपनी पत्नी के घर के नीचे पहुंच गया। वो दोनों कई सालों से अलग रह रहे थे, इसलिए बेटी अपनी माँ के साथ ही रहती थी। सीढ़ियों में घुसकर हुआन ने अपना सुरक्षा मास्क उतार दिया। सीढ़ियों पर लगातार पानी टपक रहा था। कुछ जिंदा लोग दरवाजे के पास खड़े होकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो पत्नी के घर में घुस सकें। लगातार कई कमरों में ढूंढने के बाद भी पत्नी और बेटी घर पर नहीं मिली। हुआन के मन में एक जबरदस्त बेचैनी छा गई। तभी लिविंग रूम के बाहर आवाज आई। उसे लगा कि घर में चोर घुस आए हैं। पूछने पर पता चला कि पत्नी ने उसे दवाई लेने के लिए बुलाया था। हुआन की नजर एक जगह टिक गई। उसके हाथ के पीछे कपड़ों पर मुर्गे का खून लगा हुआ था। जैसे ही उसे लगा कि अब वो मरने वाला है, पत्नी लोगों को हटाकर आगे आई। उसने गैर जरूरी लोगों को बाहर भेज दिया और फिर बेटी के बारे में बताया कि वो कल रात अपनी क्लासमेट के घर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। हुआन गुस्से से पागल होने वाला था, लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। पत्नी को अपनी बेटी की क्लासमेट के घर का पता भी नहीं पता था। हुआन ने खुद को जबरदस्ती शांत किया। ये शिकायत करने का वक्त नहीं था। उसने अपनी बेटी के स्कूल जाने का फैसला किया। वहाँ जरूर सभी छात्रों के पते होंगे। हुआन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। दरअसल उसकी जहरीली बर्फ को सहने की बात फैल गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि हुआन के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हुआन ने समझाया कि उसने सिर्फ गैस मास्क का इस्तेमाल किया था। तभी एक गंजा आदमी आगे आया और हुआन से गैस मास्क मांगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने असहाय महसूस करके बाथटब में आत्महत्या कर ली थी। इस सब में पूरी बिल्डिंग का पीने का पानी लगभग खत्म हो गया था। अब ये लोग हुआन के मास्क के सहारे बाहर के सुपरमार्केट से पानी लाने की उम्मीद कर रहे थे। हुआन ने हामी भर दी, लेकिन उसने अपने बैग से एक पिस्तौल निकाल ली। क्या मजाक है, उसे तो मास्क से अपनी बेटी को ढूंढना था।
लेकिन वह गंजा आदमी भी शातिर निकला। न जाने कहां से एक पिस्तौल निकालकर उसने नीचे की ओर लगातार गोलियां चलाईं। हुआन को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि दोनों का निशाना अच्छा नहीं था। वो अपनी पत्नी को लेकर एक घर में छिप गया और अलमारी से दरवाजा बंद करने के बाद हुआन ने पत्नी को वाटरप्रूफ कपड़े ढूंढने के लिए कहा। उसने बालकनी के नीचे खड़ी कार देखी और तुरंत उसके दिमाग में एक योजना आ गई। जब पत्नी ने वाटरप्रूफ कोट पहन लिया तो उसने गैस मास्क उसके सिर पर पहना दिया। अब दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता था। हुआन ने पत्नी से पहले बेटी को ढूंढने के लिए कहा और उसे खिड़की से कार की छत पर कूदने के लिए कहा। पत्नी अपार्टमेंट बिल्डिंग से सफलतापूर्वक भाग निकली। बाहर का गंजा आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हुआन बीच बीच में गोलियां चलाकर उन्हें डरा रहा था, जिससे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर भी उठा सकें। लेकिन गंजा आदमी भी चालाक था। उसने अंदाजा लगा लिया कि हुआन की गोलियां खत्म हो गई हैं और तुरंत उसने लोगों को लेकर जबरदस्ती अंदर घुस गया। लेकिन हुआन ने तब तक तैयारी कर ली थी। उसके बाएं हाथ में प्लास्टिक का बैग था और दाहिने हाथ में लकड़ी का स्टूल। सबके हैरान नजरों के सामने उसने जोर से बालकनी की खिड़की तोड़ दी। गंजे और उसके साथी पल भर में गायब हो गए और प्लास्टिक के बैग की वजह से हुआन पर जहरीली बर्फ का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना बैग उठाया और तुरंत नीचे कूद गया। जोरदार हरकत से उसे लगभग सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हुआन को लगा कि उसकी सांसें तेज होती जा रही हैं और कुछ कदम चलने के बाद वो बर्फ पर गिर पड़ा। धुंधली हालत में उसे लगा कि वो किसी और जगह आ गया है। जब उसे दोबारा होश आया तो हुआन ने खुद को एक कार में पाया। बगल में सुरक्षा वाले कपड़े पहने कुछ जिंदा लोग बैठे थे। जब उन्होंने मास्क उतारा तो वो उसकी पत्नी और कुछ दोस्त निकले। दरअसल सुबह हुआन के जाने के बाद कुछ दोस्त आराम करने की तैयारी कर रहे थे। घर की मालकिन नल का पानी चाय बनाने के लिए लेने गई, लेकिन उसके पति ने उसे रोक दिया। किसे पता था कि नल का पानी जहरीली बर्फ से दूषित हो गया है या नहीं। सुरक्षा के लिहाज से उन्हें सिर्फ बोतल वाला पानी ही पीना चाहिए था। हालांकि घर के मालिक के पास स्टॉक सीमित था, जो ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन ही चल सकता था। सबको हुआन पर भरोसा था कि अगर वो समय पर लौट आया तो सुरक्षा वाले कपड़े पहनकर वो किराने की दुकान से सामान इकट्ठा कर लेगा। मानना पड़ेगा कि घर के मालिक की सुरक्षा की समझ बहुत अच्छी थी। वैसे भी खाली बैठे क्या करते, उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूत कर दिए, क्योंकि प्रलय के बाद की दुनिया में कैसे भी लोग मिल सकते हैं। तभी उस डिलीवरी वाली का चेहरा डर से भर गया। उसे लग रहा था जैसे वो चोरों से बचाव कर रहा हो। डिलीवरी वाली एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। वो अपना हेलमेट पहनकर वहां से जाने की तैयारी कर रही थी। घर के मालिक फवाली ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका। वो सिर्फ एहतियात बरत रहा था, लेकिन वो किसी को मरने नहीं देना चाहता था। फवाली ने डिलीवरी वाली की साइकिल ठीक करने का फैसला किया, शायद इससे वो सुरक्षित घर पहुंच सके। तभी फवाली को साइकिल ठीक करते वक्त अचानक पता चला कि साइकिल की लाइटें अभी भी जल सकती हैं। उसे निकालकर ध्यान से देखने पर पता चला कि सिर्फ LED लाइट खराब हुई थी। पुरानी वाली ऊष्मा वाली बल्ब अभी भी काम कर रही थी। फवाली के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने ग्रामोफोन को तारों के जरिए बैटरी से जोड़ा और थोड़ी ही देर में मधुर संगीत बजने लगा। फवाली को तब एहसास हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमला सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चिप पर असर करता है, जबकि पुराने जमाने के उपकरण अभी भी काम कर सकते हैं। संयोग से उसके घर में एक पुरानी कार भी थी। उसे सफलतापूर्वक स्टार्ट करने के बाद वो तुरंत फायर स्टेशन पहुंचे और सबको सुरक्षा वाले कपड़े दिए। तभी दूर से गोलियों की आवाज आई। उसे अंदाजा हो गया कि शायद हुआन मुसीबत में है। एक गली मोड़ते ही उसे हुआन की पत्नी मिली और इस तरह उन्होंने बेहोश हुआन को सफलतापूर्वक बचा लिया। जब सब लोग सुनसान सड़कों से गुजर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आसमान से आग के कुछ गोले गिर रहे थे। हमारा हीरो हुआन और उसके साथी अभी यह नहीं जानते कि एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपनी पत्नी के अपार्टमेंट से निकलने के बाद वे वापस फवाली के घर जाते हैं। फवाली वायरलेस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सभी फ्रीक्वेंसी पर कोई जवाब नहीं देता। लुकास नाम का आदमी सुझाव देता है कि उन्हें शहर से भाग जाना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें नहीं पता कि दूसरी जगहें सुरक्षित हैं या नहीं। और हुआन को एक जरूरी काम अभी पूरा करना है, अपनी बेटी को ढूंढना। वह फवाली की पुरानी गाड़ी ले जाना चाहता है, लेकिन फवाली सोचकर तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वह गाड़ी उन सबके बचने का एकमात्र जरिया है। हुआन के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ पैदल ही बेटी के स्कूल की ओर निकल पड़ता है। इस वक्त बर्फीला तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फवाली की चिंता सच साबित होने लगी थी। बचे हुए लोग अब नैतिकता की परवाह किए बिना काम करने लगे थे। रात के अंधेरे में शीशे टूटने की आवाजें बार बार आ रही थीं। हुआन और उसकी पत्नी पूरी रात चलते रहे और आखिरकार अपनी बेटी के स्कूल पहुंच गए। दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हुआन गाड़ी ढूंढने जाता है, जबकि उसकी पत्नी एलेना बेटी की सहपाठियों के पता करने जाती है। जब वह स्कूल के सुरक्षा कार्यालय में घुसती है तो एक अविश्वसनीय घटना होती है। हुआन के दिमाग में अचानक अजीब तस्वीरें आने लगती हैं। वह अपनी सोती हुई बेटी और जलते हुए घंटाघर को देखता है। अगले ही पल हुआन एक गाड़ी में जागता है और चाबी घुमाते ही वह चमत्कारिक रूप से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ एलेना स्कूल की इमारत में घुस चुकी होती है।
सुनसान मैदान में कुछ लाशें इधर उधर पड़ी थीं। बिखरी हुई शराब की बोतलें बताती हैं कि मरने से पहले वे लोग जश्न मना रहे थे। एलेना एक गहरी सांस लेती है, तभी उसे गलियारे के आखिर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ की ओर जाती है और आखिरकार एक बंद पड़े बाथरूम के सामने पहुंचती है। दरवाजे की दरार से एलेना को खून से सनी हुई आंखें दिखाई देती हैं और फिर अंदर से गुस्से भरी चीखें आती हैं। तभी हुआन वहां पहुंच जाता है और उस बदकिस्मत बच्चे को बाहर निकालता है। एक थप्पड़ मारकर उसे शांत करता है और पूछने पर पता चलता है कि पाब्लो नाम के लड़के को उसके दोस्तों ने मजाक में 2 दिन से बाथरूम में बंद कर दिया था। हुआन उसे अच्छे मन से बताता है कि उसके दोस्त दरवाजा खोलने क्यों नहीं आए, क्योंकि वे सब मर चुके हैं। पाब्लो बाथरूम से भागता है और खिड़की से अपने जमे हुए दोस्तों को देखकर कांपने लगता है। जब एलेना अपनी बेटी की तस्वीर निकालती है तो पाब्लो अनिश्चितता से अपना सिर हिलाता है, लेकिन जब वह बेटी की एक सहपाठी की ओर इशारा करती है तो पाब्लो की आंखें चमक उठती हैं। यह उसकी ट्यूशन क्लास की दोस्त सारा थी। हुआन और उसकी पत्नी को तुरंत उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वे बेसब्री से सारा का पता पूछते हैं। पाब्लो उन्हें बताता है कि वो उन्हें सारा के घर ले जाएगा, लेकिन बदले में उन्हें उसे वापस घर छोड़ना होगा। हुआन के पास कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। पाब्लो के बताए रास्ते पर चलकर वे जल्दी ही सारा के घर पहुंच जाते हैं। हुआन और उसकी पत्नी सुरक्षा वाले कपड़े पहनकर गाड़ी से उतरते हैं। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आता तो वह सीधे लात मारकर दरवाजा खोल देता है। घर के अंदर पूरी तरह सन्नाटा होता है। दोनों चुपचाप लिविंग रूम से गुजरते हैं और पीछे के आंगन में खाने की मेज के चारों ओर बैठी कुछ लाशें देखते हैं। हुआन के कदम भारी हो जाते हैं। वह धीरे से एक लड़की का सिर उठाता है और यह पुष्टि करता है कि वह उसकी बेटी नहीं है। वह राहत की एक लंबी सांस लेता है। पाब्लो गाड़ी में चढ़ जाता है और हुआन गुस्से से दांत पीसता है। ये लड़का साफ झूठ बोल रहा था। वह सारा का नहीं बल्कि उसका अपना घर था, लेकिन एलेना पाब्लो को वही छोड़ना नहीं चाहती। वह सोचती है कि अगर उसकी बेटी को कोई भला आदमी मिलता तो वह भी नहीं चाहेगी कि उसे छोड़ दिया जाए। हुआन एक गहरी सांस लेता है और कुछ नहीं कहता। इस वक्त पाब्लो को बुखार आ रहा होता है। रास्ते में एक दवा की दुकान देखकर वे अंदर जाकर कुछ बुखार की दवा लेने का फैसला करते हैं। बेहोश पाब्लो को दवा खिलाने के बाद दवाखाने के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। शीशे से वे एक गर्भवती महिला को मदद के लिए गुहार लगाते हुए देखते हैं। एलेना का दिल पिघल जाता है और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर बुला लेती है। कौन जानता था कि अगले ही पल वह गर्भवती महिला अचानक सीधी खड़ी हो जाएगी और उसके साथी भी पिछले दरवाजे से अंदर घुस आएंगे। उनके हाथों में काली बंदूकें हुआन और उसकी पत्नी की ओर तनी हुई थी। दोनों लुटेरे उन्हें दवाखाने के पिछले कमरे में बंद कर देते हैं और उनके सारे सामान और गाड़ी की चाबियां छीन लेते हैं। किस्मत से बेहोश पाब्लो को वे नहीं देख पाते। जब लुटेरे गाड़ी लेकर दूर चले जाते हैं तो पाब्लो दवाखाने के कमरे का ताला खोल देता है। गाड़ी न होने की वजह से उन्हें बर्फीले तूफान में पैदल ही चलना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते वक्त हुआन अचानक रुक जाता है। बर्फ पर पड़ी लाशें पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, सिर्फ बिखरा हुआ सामान इधर उधर पड़ा था। और भी डरावनी बात यह थी कि बाहरी तार की जाली किसी चीज ने फाड़ दी थी। हुआन का मन शक से भर गया। पटरियों के किनारे चलकर वह कल वाली ट्रेन तक पहुंचता है। डिब्बे में जिंदा बचे लोग और लाशें सब गायब थे। खिड़की पर लाल रंग से लिखे अक्षर बताते हैं कि हुआन ने गलती नहीं की थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ क्या हुआ होगा। आदमी को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है, क्योंकि मुड़ी हुई सीटें और रेलिंग किसी इंसान की ताकत से नहीं टूटी थी। थोड़ी देर बाद तीनों फवाली के घर लौट आते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। वह उत्सुकता से पूछता है, क्या तुम यहाँ मदद का इंतजार नहीं कर रहे थे? फवाली तुरंत जवाब देता है कि उसे ब्राजील से एक वायरलेस सिग्नल मिला था। वहाँ भी जहरीली बर्फ का हमला हुआ था। साफ था कि यह आपदा ज्यादातर देशों में फैली हुई थी और जल्द ही मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और फवाली के फैसला करने की एक और वजह थी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा गायब हो गई थी। ये बर्फीला तूफान जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। फवाली का समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर एक दूसरा घर था और उसने सबको वहां शरण लेने का फैसला किया था। लेकिन हुआन उनके साथ जाने का इरादा नहीं रखता था। उसे अपनी बेटी को हर हाल में ढूंढना था। तभी अनजाने में रात हो जाती है। हुआन को लूटने वाले पति पत्नी एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। आदमी बड़बड़ाता हुआ गाड़ी से उतरकर पेट्रोल भरने लगता है। तभी उसे तेल के टैंक के पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। वह टॉर्च उठाकर उधर देखता है तो रोशनी में एक भयानक काली परछाई दिखती है। गाड़ी के अंदर बैठी औरत दूर से आ रही आवाज सुनकर सोचती है कि उसके साथी का कोई मजाक होगा, लेकिन अगले ही पल उनकी गाड़ी पर दूर से हमला होता है और बर्फ पर फिसलती हुई वह सीधे खाई में लुढ़क जाती है। अगली सुबह फवाली और उसके साथी द्वीप पर जाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, जबकि हुआन अपनी बेटी को ढूंढने के अकेले सफर पर निकल चुका होता है। पहले उसने संचार विभाग से सारा के घर का पता मालूम किया था। बेटी जिंदा हो या मुर्दा उसे खुद जाकर देखना था। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। चलाने वाला उसका दोस्त फवाली होता है।
वह बर्फीले तूफान की वजह से अपनी 38 साल की दोस्ती को धोखा नहीं देना चाहता था और उसने हुआन की बेटी को ढूंढने में मदद करके साथ में द्वीप पर जाने का फैसला किया था। और एक भौतिकी अनुप्रयोग विशेषज्ञ होने के नाते उसे जहरीली बर्फ बनने की वजह पता चल गई थी। ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए रेडियोधर्मी कणों को बाहर रखता है। अब जब ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया था तो रेडियोधर्मी कण बर्फ के टुकड़ों की सतह पर चिपककर जानलेवा खतरा पैदा कर रहे थे। दोनों बातें करते हुए गाड़ी चलाते हैं और थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक जाती है। पुल के नीचे ढेर सारी छोड़ी हुई गाड़ियां शहर में जाने वाली सड़क को पूरी तरह से बंद कर देती हैं। दोनों काफी देर तक इंतजार करते हैं। साफ था कि यह इंसानों का काम नहीं था। हुआन खंडहरों में एक गाड़ी की लाइट जलती हुई देखता है और जैसे ही वह देखने के लिए चढ़ने वाला होता है तभी सैनिकों से भरी कुछ सैन्य गाड़ियां आ जाती हैं। हुआन और उसके साथी उत्सुकता से आगे बढ़ते हैं। एक सैनिक कहता है कि सरकार द्वारा बनाया गया माईफ्लावर कैंप चारों तरफ बचाव कार्य कर रहा है और दोनों को सलाह देता है कि वे इधर उधर न घूमें। हुआन के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वह फवाली को जल्दी से उसके पीछे आने के लिए कहता है, ये देखने के लिए कि सेना आखिर क्या कर रही है। एक सुरंग से गुजरने के बाद सैनिक अचानक रुक जाते हैं। हुआन और नजदीक जाना चाहता है लेकिन तभी वे सैनिक अचानक बंदूकें निकालकर गोली चलाने लगते हैं। फवाली तुरंत पीछे हट जाता है और पुल पर खड़ी गाड़ियां बिना किसी वजह के उड़ने लगती हैं। दरअसल सैनिकों का निशाना हुआन और उसके साथी नहीं थे। अगले ही पल उनकी गाड़ी पर दूर से जोरदार टक्कर लगती है और वह सीधे सड़क के किनारे एक मरम्मत की दुकान से टकरा जाती है और वह भयानक कीड़ा आखिरकार अपने डरावने दांत दिखाता है। अपने मजबूत खोल की बदौलत वे तेजी से सैनिकों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वे उन पर हमला नहीं करते बल्कि सैनिकों को एक एक करके कफन की तरह लपेट देते हैं। दूसरी तरफ हुआन और उसका साथी तेजी से मरम्मत की दुकान की छत पर चढ़ जाते हैं। इस वक्त भी उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। हालांकि हुआन पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन इस तरह के राक्षस को देखकर उसे ठंडे पसीने छूट गए। जब बाहर लड़ाई की आवाज पूरी तरह से शांत हो जाती है तो हुआन को एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखता, यहाँ तक कि कोई लाश भी नहीं मिलती। वह पास पड़ी एक राइफल उठाता है और दोनों जमे हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। नगर निगम के चौराहे के बीच में वे कुछ भूरे रंग के गोले देखते हैं जो पत्थरों से बने हुए लगते हैं। तभी पास से आवाज आती है। हुआन एक इमारत के कोने में छिप जाता है और देखता है कि एक विशाल कीड़ा एक लाश को घसीटकर एक छिपी हुई गुफा में घुस रहा है। दोनों डर से कांप उठते हैं और सोचते हैं कि उन्हें तुरंत इस इलाके से भाग जाना चाहिए। फवाली का पैर फिसल जाता है और वह सड़क के किनारे एक तेल के ड्रम से टकरा जाता है। गुफा से सरसराहट की आवाज आती है और वह विशाल कीड़ा बिजली की गति से बाहर निकल आता है। हुआन लगातार गोलियां चलाता है लेकिन कीड़े की रफ्तार कम नहीं होती और वह नजदीक आता जाता है। वह सांस रोके रखता है और बिना खोल वाले सिर पर एक गोली मारता है। हालांकि दोनों को राहत महसूस करने का वक्त भी नहीं मिलता कि उनके पैरों के नीचे की जमीन जोर से कांपने लगती है। बहुत सारे विशाल कीड़े तेजी से उनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं। निराशा के बीच हुआन को कोई हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है और वे कीड़े उनका पीछा नहीं करते बल्कि उस राक्षस की लाश को छीनने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। हुआन और उसका साथी तेजी से भागते हैं और बर्फ पर बने पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक घंटाघर के पास पहुंचते हैं। भारी लोहे का दरवाजा बंद होता है। जब वे बिल्कुल बेबस हो जाते हैं तो आसमान से एक मोलोटोव कॉकटेल गिरता है। जलती हुई आग कीड़ों के हमले को रोक देती है। हुआन और उसका साथी इशारे का पालन करते हुए बगल के दरवाजे से घंटाघर के अंदर घुस जाते हैं। घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वे जल्दी ही घंटाघर के ऊपरी मंजिल के एक गुप्त कमरे में पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात है कि यहाँ बहुत सारे बचे हुए लोग इकट्ठा थे। उनका लीडर एक लंगड़ा आदमी बहुत जाना पहचाना लगता है। हुआन को लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। उसे हैरानी होती है कि ये विशाल कीड़े कहाँ से आए। एक बूढ़ा आदमी आसमान की ओर इशारा करता है, ऊपर जाकर देख लो। हुआन सीढ़ियों से छत पर चढ़ता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि अनगिनत आग के गोले उल्काओं की तरह बादलों को चीरते हुए आ रहे हैं और हर गिरने वाली जगह एक कीड़े का घोंसला है। इसी वक्त हुआन को अचानक सब समझ में आ जाता है। यह जहरीली बर्फ जो एक प्राकृतिक आपदा जैसी लग रही थी, दरअसल बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक रची गई एक चाल थी। इसका मकसद कीड़ों की विशाल सेना के लिए रास्ता साफ करना था। हुआन अकेला छत पर खड़ा होता है। रात के अंधेरे में तारे जैसी लाल रोशनी बार बार चमकती है जो उसकी खून से सनी आंखों में झलकती है। हुआन जानता है कि हर चमकती रोशनी का मतलब है उसकी बेटी के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। वह यहाँ बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकलने के लिए मनाने लगता है। वे कीड़े दीवारें चढ़ने में माहिर हैं और देर सवेर हमला जरूर करेंगे। सभी इस बात को समझते थे, लेकिन उनका लीडर हिलने डुलने की हालत में नहीं था। आखिरकार हुआन के समझाने पर लीडर बाकी बचे लोगों को जाने देता है और खुद बुर्ज की रखवाली के लिए वहीं रुक जाता है। सामान इकट्ठा करने के बाद समूह रात के अंधेरे में सावधानी से सड़कों पर चलता है। ऐसा लगता था कि उन राक्षसों को भी नींद आती है। अगर ज्यादा शोर न हो तो वे सुरक्षित रूप से गुजर सकते थे।
हुआन ने बाकी लोगों को माईफ्लावर कैंप के बारे में बताया और वे वहां आर्मी से मिलने जाने की तैयारी करते हैं। गाड़ियों से बंद पड़े पुल के नीचे पहुंचकर एक बचा हुआ आदमी हथौड़ा निकालकर दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। वह जानता था कि यहाँ एक पुरानी सुरंग छिपी है जो सीधे लिजियांग पुल के दूसरी तरफ जाती है। जैसे जैसे रात की सफेदी सुबह की रोशनी में बदलने लगती है, हुआन की बेचैनी बढ़ती जाती है। शुक्र है कि वह छिपी हुई सुरंग टूट चुकी होती है और सभी जल्दी जल्दी अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी वे कीड़े भी खाने की तलाश में बाहर निकल आते हैं। हुआन एक माँ और उसके बच्चे की देखभाल करते हुए एक बस के अंदर फंस जाता है। वह साफ देखता है कि विशाल कीड़ा कुछ ही मीटर की दूरी पर मंडरा रहा है। उनमें से एक अचानक रुक जाता है और अपना रास्ता बस की दिशा में मोड़ता है। तभी जोरदार घंटे की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। दरअसल बुर्ज पर रुका हुआ लंगड़ा आदमी पागल होकर घंटी बजा रहा था। सभी विशाल कीड़े तुरंत दिशा बदलते हैं और घंटे की ओर झुंड में दौड़ पड़ते हैं। बस के अंदर हुआन राहत की सांस लेता है। वह बाकी बचे लोगों के साथ सुरंग से सुरक्षित रूप से गुजर जाता है। शहर में घुसने से पहले हुआन को खंडहरों में एक स्टार्ट होने वाली गाड़ी मिल गई थी जो इस वक्त काम आती है। दूसरी तरफ कीड़ों का झुंड घंटाघर में घुस चुका होता है। लंगड़ा आदमी और उसके साथी पहले से ही चारों तरफ ईंधन फैला चुके होते हैं। उन घिनौने रेंगने वाले जीवों को देखकर बूढ़ा आदमी अपनी जली हुई सिगरेट को धीरे से हवा में फेंकता है और उसी वक्त हुआन और बाकी लोग उस गाड़ी को धक्का देकर नीचे उतार लेते हैं। लेकिन गाड़ी से हुई आवाज से कीड़ों का एक और झुंड उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। हुआन एक तरफ गोली चलाता है और दूसरी तरफ बचे हुए लोगों को गाड़ी में चढ़ने के लिए कवर करता है। लेकिन उन कीड़ों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तभी पुल से एक विशाल होर्डिंग नीचे गिर जाता है जो कीड़ों के हमले का संकेत देता है। शुक्र है कि गाड़ी तब तक स्टार्ट हो चुकी होती है और वह उन कीड़ों को पीछे छोड़ देती है। खतरे से बाहर निकलने के बाद सभी खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन जलते हुए घंटाघर को देखकर सभी चुप हो जाते हैं। वे जानते थे कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी जान देकर उन्हें बचाया था। हुआन को अचानक ये सब कुछ जाना पहचाना लगता है और उसके दिमाग में फिर से धुंधली छवियां आने लगती हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि शायद सेना द्वारा बनाया गया माईफ्लावर कैंप और भी बड़े खतरे छिपा रहा है। हुआन और उसके साथी कीड़ों के घेरे को सफलतापूर्वक तोड़ देते हैं। बाकी बचे हुए लोग कैंप में सेना से मिलने जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसे अपनी बेटी को ढूंढना है, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा सकता। वह वापस फवाली के इलाके में जाता है और देखता है कि वहाँ कुछ लोग पहरा दे रहे हैं। शायद उन्होंने भी कीड़ों को देख लिया है। हुआन जैसे ही फवाली के घर पहुँचता है, सभी उसे जल्दी से अंदर आने और देखने के लिए कहते हैं। सोफे के पास पहुंचकर हुआन हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी कर लेता है, क्योंकि उसकी खोई हुई बेटी उसकी पत्नी की गोद में सो रही थी। वह कांपते हुए अपनी बेटी के चेहरे को सहलाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। एलेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि उसने बेटी को नहीं ढूंढा, बल्कि बेटी ने उसे ढूंढा। अब सभी लोग आ चुके थे। फवाली ने सबको समुद्र के किनारे वाले द्वीप पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उनके पास सिर्फ एक गाड़ी थी और इतने सारे लोग उसमें नहीं बैठ सकते थे। जब सब परेशान थे, तभी एक पड़ोसी आता है। वह दरअसल फवाली को अपनी सुरक्षा दल में शामिल होने के लिए बुलाने आया था। इस गली के ज्यादातर बचे हुए लोग कीड़ों से अपने घर की रक्षा करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब पड़ोसी को पता चलता है कि फवाली यहाँ से जाने वाला है, तो वह उदारता से कहता है कि वह उन्हें एक पुरानी स्टेशन वैन दे सकता है, लेकिन बदले में फवाली को इस गैराज और अपने घर को उन लोगों को ठिकाने के तौर पर होगा। फवाली का दिल थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वह जानता है कि यहाँ रहने का मतलब मौत का इंतजार करना है, इसलिए आखिरकार वह इस सौदे के लिए मान जाता है। अगली सुबह हुआन और उसके साथी अपना सामान पैक करते हैं और 2 गाड़ियों में बैठकर द्वीप की ओर रवाना होते हैं। रास्ते के पड़ोसी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। फवाली ने पहले से ही रास्ता तय कर लिया था। वे बंदरगाह पहुंचकर पानी के रास्ते जाएंगे, लेकिन जब वे नजदीकी बंदरगाह पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। गहरा समुद्र पूरी तरह से सूख चुका था। अनगिनत नावें ऐसे लग रही थीं जैसे छोड़े हुए खिलौने हों जो बर्फ से जमी हुई मिट्टी में धंसी हुई थीं। एक जमा हुआ मछुआरा अभी भी बैठा हुआ था और उसके पास रखी बाल्टी में एक छोटी मछली खुशी से तैर रही थी। गंजे लुकास का चेहरा पीला पड़ गया। समुद्र का अचानक पीछे हटना एक भयानक सुनामी का संकेत दे रहा था। सबको लगा कि यह कोई डराने वाली बात नहीं है, इसलिए वे तुरंत दिशा बदल लेते हैं। लगता था कि द्वीप पर जाना अब मुमकिन नहीं था। उनके पास सिर्फ कैंप का ही रास्ता बचा था। सड़क के दोनों तरफ अनगिनत गाड़ियां छोड़ी हुई थीं जो दूर तक स्टील के अजगरों की तरह फैली हुई थीं। तभी धुएं का एक गुबार सबकी नजर खींचता है। पास जाकर पता चलता है कि कुछ पलटी हुई गाड़ियां हैं और एक ड्राइवर के हेलमेट पर गोली के निशान हैं। लगता था कि यह कीड़ों का काम नहीं था, बल्कि किसी ने अपने ही लोगों पर बंदूक तानी थी। लेकिन हुआन का ध्यान इस पर देने का मन नहीं था। उसकी बेटी एना सुरक्षित तो लौट आई थी, लेकिन वह बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। उसे याद नहीं था कि वह अपनी माँ को कैसे मिली थी। एलेना को लगा कि वह बहुत थक गई है, शायद आराम करने से ठीक हो जाएगी। तभी वे एक बड़े सुपरमार्केट के पास से गुजरते हैं, जहां अंदर बहुत भीड़ दिखाई देती है, जो पहले की सुनसान सड़क के बिल्कुल विपरीत था।
एक अधेड़ उम्र का आदमी खुशी से हुआन का स्वागत करता है। यह आसपास के बचे हुए लोगों का सबसे बड़ा ठिकाना था। गोदाम में इतना सामान था कि सैकड़ों लोग कई हफ्तों तक गुजारा कर सकते थे। काफी दिनों बाद अच्छा खाना खाने के बाद हुआन दबी जबान से उस लाश का जिक्र करता है जिसे उन्होंने रास्ते में देखा था। मेज के पास बैठे कुछ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। उन्होंने सुना था कि आसपास कुछ बदमाश घूम रहे हैं। उनका मानना था कि वे शायद जेल से भागे हुए कैदी थे। हुआन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ गंजा लुकास कुछ नौजवानों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। जब बात ज्यादा गर्म हो जाती है तो वह थोड़ी शराब पीने जाता है। पूरे सुपरमार्केट में घूमने के बाद लुकास को आखिरकार अपनी पसंदीदा शराब मिल जाती है। वह जैसे ही एक घूंट पीने वाला होता है, सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे से आवाज आती है जिससे वो हैरान हो जाता है। अगली सुबह एक शोरगुल ने हुआन को नींद से जगा दिया। वह लोगों के साथ सुपरमार्केट के दरवाजे की ओर बढ़ता है और देखता है कि सभी आसमान की ओर देखकर उत्साहित हो रहे हैं। कई दिनों से जारी जानलेवा बर्फीला तूफान आखिरकार रुक गया था। बहुत दिनों बाद सूरज की रोशनी बादलों को चीरती हुई सफेद बर्फ पर सुनहरी चांदनी बिखेर रही थी। पाब्लो सबसे पहले सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकलता है और ताज़ी हवा में गहरी सांस लेता है। फिर मुड़कर सबकी ओर मुस्कुराता है। सभी उत्साहित होकर सुपरमार्केट से बाहर भागते हैं और खुशी की चीखें गूंज उठती हैं। सिर्फ फवाली सावधानी से अपना कंपास निकालता है और पाता है कि उसकी दिशा पूरी तरह से उलट गई है। साफ था कि यह आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी इलेना कहती है, क्या तुमने लुकास को देखा? ये सुनकर हुआन और उसके साथी तुरंत सुपरमार्केट के अंदर उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन उस खाली शराब की बोतल के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक गाड़ी तेजी से सुपरमार्केट के सामने आकर रुकती है। 3 नकाबपोश पूरी तरह से हथियारों से लैस गाड़ी से उतरते हैं। वे बिना कुछ कहे सीधे बचे हुए लोगों पर हमला कर देते हैं। जब हुआन आवाज सुनकर पहुंचता है तो पूरा मैदान अस्त व्यस्त हो चुका होता है। बचे हुए लोग बिना किसी दिशा के इधर उधर भाग रहे थे। इलेना कांपते हुए हुआन को बताती है कि उसकी बेटी एना अभी बाहर खेल रही थी। हुआन का दिल डर से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि ये 3 बदमाश उसकी बेटी के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए वह तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लगातार कई गोलियां चलाकर वह 2 बदमाशों को मार गिराता है, जबकि तीसरा गायब हो जाता है। हुआन एक बदमाश की लाश के पास जाता है और नकाब हटाकर देखता है तो वह एक थकी हुई अधेड़ उम्र की औरत निकलती है जिसकी गर्दन पर बच्चों का लॉकेट लटका हुआ था। हुआन को अजीब लगता है, एक माँ मासूम लोगों पर हमला क्यों करेगी? तभी दूर से एक ट्रक की आवाज आती है। सैनिकों से भरी कुछ सैन्य गाड़ियां सुपरमार्केट के सामने आकर रुकती हैं और पूरी रात गायब रहा लुकास उन सैन्य गाड़ियों में बैठा होता है। अगले ही पल सभी बचे हुए लोग गाड़ियों में बैठकर सेना के साथ कैंप की ओर रवाना हो जाते हैं। हुआन को लुकास के कल रात के अनुभव के बारे में जानने की उत्सुकता होती है, लेकिन वह सिर हिलाकर कहता है कि उसे भी कुछ याद नहीं है। उसने थोड़ी शराब पी थी और फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। बाद में सड़क के किनारे सैनिकों ने उसे जगाया और जब उसे पता चला कि वे फ्लावर कैंप से हैं तो वह उन्हें सीधे सुपरमार्केट ले आया। हुआन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और उसे यह नहीं पता होता कि कुछ किलोमीटर दूर सुरंग में और भी अजीब घटनाएं हो रही हैं। वह भागा हुआ हमलावर बिना किसी परेशानी के कीड़ों के बीच से गुजर रहा था, जैसे वह आदमी खुद उन कीड़ों में से एक हो। 3 दिन बीत जाते हैं और हुआन और बाकी बचे हुए लोग फ्लावर कैंप में बस जाते हैं। कई नौजवान स्वेच्छा से लड़ने वाली टुकड़ी में शामिल हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वे कीड़ों के खिलाफ लड़ाई में कुछ मदद कर सकेंगे और ज्यादातर बची हुई महिलाओं को चिकित्सा दल में भेज दिया जाता है, क्योंकि प्रलय के बाद घायलों की संख्या कभी खत्म नहीं होने वाली थी। फवाली को एक सैनिक कमांडर के कमरे में बुलाता है। दरअसल उच्च अधिकारी को लुकास से पता चला था कि वह इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में बहुत माहिर है और बेस में एक पुराना वायरलेस रेडियो था जिसे चलाने के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत थी। लेकिन फवाली ने अपनी तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। चौराहे पर हुआन की मुलाकात अपने 2 दोस्तों से होती है जो आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उच्च अधिकारी ने फवाली को एक काम सौंपा था। उसे शहर के केंद्र में एक संचार ट्रांसमीटर लगाना था, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा बचे हुए लोगों को फ्लावर कैंप में शरण लेने के लिए बुलाना था। लेकिन फवाली अच्छी तरह जानता था कि शहर का केंद्र कितना खतरनाक है। अगर पूरी सैनिकों की टुकड़ी भी वहां जाए तो वह भी खतरे से खाली नहीं होगी। गंजा लुकास फवाली पर बहुत स्वार्थी होने का आरोप लगाता है। उसका कहना था कि अगर योजना सफल हो जाती है तो शायद हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। तभी पहरे की चौकी से सीटी की आवाज आती है और कुछ सैन्य गाड़ियां कैंप में घुसती हैं। दरअसल वे कुछ नए बचे हुए लोगों को वापस लाए थे। फवाली को एक पुराना परिचित दिखाई देता है, वही पड़ोसी जिसने उन्हें स्टेशन वैन दी थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। जब रात होती है तो कुछ बचे हुए लोग चुपके से हुआन को जगाते हैं। वे वही लोग थे जो हुआन के साथ घंटाघर से भागे थे और अब वे भी एक तरह से उसके साथी थे। उनका लीडर क्यान सीधे मुद्दे पर आता है और उम्मीद करता है कि हुआन वायरलेस रेडियो लगाने के काम में शामिल होगा। वह बचपन से अपने पिता के साथ ट्रेन चलाता था और वे ट्रेन से सीधे शहर के केंद्र तक जा सकते थे।
पूरी रात सोचने के बाद हुआन आखिरकार डरे हुए फवाली को मना लेता है। दोनों वायरलेस रेडियो लगाने के काम में शामिल होने का फैसला करते हैं। अगली सुबह 20 से ज्यादा स्वयंसेवक अपने परिवारों को अलविदा कहकर तेज नावों में सवार होकर नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर जाते हैं। रास्ते में पेड़ों से लदे परिवहन विमान बादलों को चीरते हुए शहर के केंद्र की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सभी ये देखकर उत्साहित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि सेना एक प्रभावी जवाबी कार्रवाई कर रही थी और इंसानों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रेल की पटरियों के किनारे आगे बढ़ते हुए वे आखिरकार एक छोड़े हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग बाहर पहरा देते हैं जबकि बाकी लोग तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर देते हैं। वे इंजन के आगे मोटी स्टील की प्लेट वेल्ड करते हैं और हमले की जगह पर भारी मशीन गन लगाते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो सभी ट्रेन में बैठकर स्टेशन से निकल जाते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दूर पानी के टावर पर एक लबादा ओढ़े औरत चुपचाप सब कुछ देख रही थी। जैसे जैसे ट्रेन शहर के नजदीक पहुंचती है वे दूर से देखते हैं कि आगे की रेल की पटरी छोड़ी हुई गाड़ियों से बंद है। शुक्र है कि सभी पहले से तैयार थे। वे सुरक्षा रस्सियों को कसकर पकड़ लेते हैं और आने वाले जोरदार टक्कर के लिए तैयार होते हैं। ट्रेन जोरदार आवाज के साथ लगातार तेजी से बढ़ती है और सभी एक साथ राष्ट्रगान गाते हैं। स्टील का ये विशालकाय जानवर बिजली की गति से सब कुछ कुचल देता है। मुड़े हुए धातु के टुकड़े उड़ते हुए जहाजों को चीर देते हैं और ट्रेन इस तरह जबरदस्ती एक खून से लथपथ रास्ता बना लेती है। जब धुआं छट जाता है तो सभी खुशी से अपने हाथ ऊपर उठाते हैं। वे आखिरकार घेरा तोड़ चुके थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन शहर के केंद्र की इमारत से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए स्वयंसेवकों के पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ते में उन्हें एक परिवहन विमान का मलबा दिखाई देता है। उन्हें हैरानी होती है कि कीड़े तो उड़ नहीं सकते तो इसे कैसे गिराया गया होगा। लक्ष्य इमारत पर पहुंचने के बाद अधिकारी टीम को 3 समूहों में बांटता है। तकनीकी दल उपकरण लेकर छत पर सिग्नल ट्रांसमीटर लगाने जाता है। हुआन बेचैनी से चारों ओर देखता है। पूरा शहर भयानक रूप से शांत था। वे इतनी धूमधाम से शहर के केंद्र में घुसे थे, फिर भी उन्हें किसी कीड़े का सामना नहीं करना पड़ा था। क्या वे किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे? मानो उसकी आशंका की पुष्टि करने के लिए विमान की जांच करने गए 4 लोगों के दल को केबिन में कुछ उच्च विस्फोटक बम मिलते हैं और विमान का हमला लक्ष्य एक मामूली सा स्टेडियम निकलता है। जब सभी हैरान होते हैं तो सामने अचानक एक छोटा लड़का दिखाई देता है। जांच दल स्वाभाविक रूप से उसके पास जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि रेल की पटरी के दोनों तरफ दर्जनों हथियारबंद सैनिक खड़े हैं और इमारत की छत पर फवाली पहले से ही संचार उपकरण ठीक कर चुका होता है। संचार अधिकारी गहरी सांस लेता है और बाहर संदेश भेजना शुरू करता है। मानव जाति अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। वह सभी बचे हुए लोगों से फ्लावर कैंप आने और उन घिनौने कीड़ों का मिलकर मुकाबला करने की अपील करता है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित फ्लावर कैंप के अंदर पीछे छूटे हुए परिवार रेडियो के जरिए इस संदेश को पकड़ लेते हैं और तुरंत जोरदार खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं मानो उन्हें अंधेरे में रोशनी की किरण दिख गई हो। प्रसारण सेटिंग पूरी करने के बाद तकनीकी दल ट्रांसमीटर को हर 5 मिनट में ऑटोमेटिक प्रसारण करने के लिए सेट कर देता है। जैसे ही वे निकलने की तैयारी करते हैं किसी का ध्यान दूर के स्टेडियम पर जाता है जहां से अजीब नीली रोशनी निकल रही होती है। हुआन तुरंत टीम के अधिकारी को ढूंढता है और वहां जांच के लिए लोगों को भेजने का सुझाव देता है, लेकिन अधिकारी का चेहरा नीला पड़ जाता है। पहले विमान की जांच के लिए भेजा गया दल अभी तक वापस नहीं लौटा था और उनके पास और ज्यादा लोग भी नहीं थे। रात के सन्नाटे में हुआन और उसके कुछ दोस्त एक छोटी मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। गंजा लुकास बहुत अजीब व्यवहार कर रहा होता है। यह अनुभवी खिलाड़ी जो आमतौर पर ताश खेलने में माहिर था, इस वक्त सबसे बुनियादी नियम भी भूल रहा था। जब सभी हैरान होते हैं तो लुकास अचानक उठ खड़ा होता है और अपने हाथ में पकड़े छोटे चाकू से अपने साथी के पेट में जोर से वार करता है। जब वह भागने की कोशिश करता है तो हुआन उसका पीछा करता है और आखिरकार छत के किनारे उसे पकड़ लेता है। इस वक्त वह दूर नीली रोशनी वाले स्टेडियम को देख रहा होता है और अचानक कहता है कि उसका काम पूरा हो गया है। इससे पहले कि हुआन कुछ समझ पाता, वह दोनों पैर फैलाकर ऊंची इमारत से कूद जाता है। बालकनी से देखने पर उन्हें घनी भीड़ इस तरफ आती हुई दिखाई देती है। तीनों डरकर नीचे भागते हैं, लेकिन गलती से गश्त से लौट रहे मोटे आदमी से टकरा जाते हैं। जैसे ही वे उससे कुछ पूछने वाले होते हैं, मोटा आदमी अचानक जोर से चिल्लाता है और तुरंत बहुत सारे लोग हुआन की ओर दौड़ पड़ते हैं। हुआन जितना भागता है उतना ही डरता जाता है। बड़ी मुश्किल से वह ट्रेन में घुस पाता है। पहले 20 से ज्यादा लोगों की टीम में अब सिर्फ 5 या 6 लोग बचे थे। वे लोग या तो अचानक दुश्मन बन गए थे या फिर लुटेरों ने उन्हें मार डाला था। वे तुरंत कैंप वापस जाकर इस बारे में बताने की तैयारी करते हैं, लेकिन हुआन उस नीली रोशनी वाले स्टेडियम को देखने का इरादा करता है। शायद कीड़े कोई नई साजिश रच रहे थे। हैरानी की बात है कि क्यांग खुद आगे आता है और फवाली को गाड़ी चलाने के तरीके सिखाता है। स्टेडियम की ओर जाते हुए हुआन और क्यांग एक डरावना दृश्य देखते हैं। सड़क पर इंसानों के झुंड घूम रहे थे। कुछ नींद में चलने वालों की तरह चुपचाप चल रहे थे, जबकि कुछ मशीनी ढंग से गोली चलाने का अभ्यास कर रहे थे।
और भी अविश्वसनीय बात यह थी कि भीड़ में बीच बीच में विशाल कीड़े घूम रहे थे, मानो दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हो गया हो। जब दोनों फुटबॉल मैदान के पास एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर हुआन की सांसें थम जाती हैं। स्टेडियम इंसानों और कीड़ों के मिले जुले दलों से भरा हुआ था। हुआन कई लोगों को पहचानता था, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उनमें से एक थी। ये लोग कठपुतलियों की तरह मैदान के बीच में एक साथ निशाना साध रहे थे, मानो किसी सर्वोच्च देवता के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। तभी हुआन को अचानक याद आता है कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा था। थोड़ी देर में इंसानों का असली दुश्मन आने वाला था। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि नीली रोशनी में उंगलियों से भरा एक विशाल हाथ निकलता है। लयबद्ध हरकत के साथ कुछ लोग मानो कोई आदेश सुनकर चुपचाप चले जाते हैं, जबकि बाकी इंसान नीली रोशनी में मौजूद चीज को टकटकी लगाए देखते रहते हैं। इस वक्त हुआन को आखिरकार सब कुछ समझ में आ जाता है। वे कीड़े किसी उच्च एलियन सभ्यता की एक पहली लहर वाली छोटी सेना थे। उन्हें खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी, बस दूर से कीड़ों को शहरों को घेरने के लिए छोड़ना था और फिर बचे हुए लोगों को अपने विचारों से नियंत्रित करना था, जिससे वे आसानी से पृथ्वी पर कब्जा कर सकते थे। और वह 5 फ्लावर कैंप दरअसल एक एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया जाल था। उन्होंने उच्च सैन्य अधिकारियों को अपने वश में कर लिया था और प्रतिरोध सेना के नाम पर बचे हुए लोगों को शरण लेने के लिए बुलाया था। ये बाद में आने वाले सभी लोग एलियन प्रजाति की कठपुतलियां बनने वाले थे, जिनमें हुआन की बेटी और उसका गंजा दोस्त लुकास पहले से ही मानसिक रूप से नियंत्रित थे, और हुआन खुद, जिसे बार बार टूटी फूटी यादें आती थीं और सामने का नजारा बहुत जाना पहचाना लगता था, क्योंकि वह अनंत यात्री था जो समय और स्थान के भंवर में यात्रा कर सकता था और लगातार अतीत के समय में लौट सकता था। मूल कहानी में हुआन एलियन प्रजाति के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से हार जाता है, सभी लोग कठपुतलियां बन जाते हैं और वह अकेला बचता है। इसलिए हुआन एलियन आक्रमण की शुरुआत में वापस चला जाता है ताकि उनके आगे बढ़ने से रोका जा सके। दुर्भाग्य से इस समय यात्रा से उसकी याददाश्त चली जाती है। लगता है कि हुआन की इस बार की बचाव योजना भी नाकाम होने वाली है। इसी मोड़ पर इस कहानी के पहले सीजन का अंत हो जाता है और इससे आगे की कहानी अगले सीजन में दिखाई जाएगी। तब तक के लिए चैनल में बने रहना।